जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 4 संघीय न्यायपालिका की वीडियो देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप संविधान के 5वें अध्याय पर बने वीडियो देख रहे हैं। पिछले अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय की 59वीं वीडियो बनाकर इसके 129 तक कुल अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में सर्वोच्च न्यायालय पीठ नियुक्ति प्रावधान 7वीं वीडियो बनाकर इसके 130वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सीट से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यह बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में बैठेगा। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम सर्वोच्च न्यायालय पीठ नियुक्ति प्रावधान पर बात करेंगे। बता दें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सीट से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यह बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में बैठेगा, जो कि इसकी डिफॉल्ट सीट है। हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त भी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ समय समय पर न्यायालय के बैठने के लिए अन्य स्थानों को नियुक्त करने का अधिकार है। यह प्रावधान अदालत के स्थान में लचीलेपन की अनुमति देता है, जबकि दिल्ली को प्राथमिक स्थान के रूप में स्थापित करता है। चलो आओ पहले सुनते हैं अनुच्छेद में क्या लिखा है, बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अध्याय 4 संघीय न्यायपालिका का अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। नमस्कार। आज हम भारत के संविधान के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये है बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, देश की सर्वोच्च अदालत। ये बैठेगी कहाँ, इसका स्थान कैसे तय होता है? बिल्कुल। और ये सवाल ना सुनने में भले ही सीधा लगे, पर इसके पीछे गहरी संवैधानिक व्यवस्था छुपी है। हाँ, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर अनुच्छेद 130 के संदर्भ में। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो सर्वोच्च न्यायालय सीट नियुक्ति प्रावधान दस्तावेज से है और वो सीधे अनुच्छेद 130 पर ही केंद्रित है। तो आज का हमारा काम है इस एक अनुच्छेद को परत दर परत खोलना, समझना कि ये सुप्रीम कोर्ट के स्थान के बारे में क्या कहता है और क्यों। बिल्कुल। अनुच्छेद 130 है तो छोटा सा, पर इसमें शक्ति संतुलन और क्या कहते हैं संस्थागत डिजाइन के बड़े सिद्धांत छिपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत का पता, मतलब उसका स्थायी ठिकाना, ये तय कैसे हुआ? क्या ये हमेशा एक ही जगह रहेगी या इसे बदला जा सकता है? आइए इसी दिलचस्प पहलू पर गौर करें। स्रोत हमें सीधे अनुच्छेद 130 पर ले जाता है। पहली ही पंक्ति कहती है, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा। हाँ, यहीं से बात शुरू होती है। ये पहली पंक्ति ही एक तरह से बुनियाद है। साफ है कि संविधान दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट का डिफॉल्ट स्थान, मतलब सामान्य स्थान मानता है। डिफॉल्ट? हाँ, अगर कोई और व्यवस्था नहीं है तो कोर्ट दिल्ली में ही बैठेगा। दिल्ली राजधानी है तो प्रशासनिक और सांकेतिक महत्व तो है ही, शायद इसीलिए संविधान निर्माताओं ने इसे चुना होगा। वैसे हमारा स्रोत ये क्यों तो नहीं बताता, पर ये डिफॉल्ट स्थिति साफ करता है। हाँ बिल्कुल। दिल्ली का चुनाव देखिए कई कारणों से स्वाभाविक भी लगता है। केंद्र सरकार यहाँ है, संसद यहीं है, तो न्यायपालिका का शीर्ष संस्थान भी यहीं हो, ये तार्किक लगता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान ने इसे ही एकमात्र विकल्प नहीं बनाया, और यहीं से बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि अनुच्छेद का अगला हिस्सा कहता है अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश समय समय पर नियुक्त करें। अच्छा, यहाँ स्थान या स्थानों पर थोड़ा गौर करना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा जगह भी। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बारीकी है। स्थान या स्थानों
मतलब प्लेस और प्लेसेस। इस शब्द का इस्तेमाल ये संभावना खोलता है कि सिद्धांत रूप में सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस एक साथ एक से ज्यादा जगहों पर भी बैठ सकती हैं, अच्छा। या फिर बारी बारी से अलग अलग जगहों पर। यह सिर्फ दिल्ली से किसी एक दूसरी जगह जाने तक सीमित नहीं है, ये काफी लचीलापन दिखाता है। और ये लचीलापन अमल में लाने की शक्ति किसके पास है? अनुच्छेद कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। तो क्या CJI अकेले ही तय कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कल से मान लीजिए मुंबई में बैठेगा या चेन्नई में? यहीं पर देखिए संवैधानिक डिजाइन का एक और अहम पहलू सामने आता है। CJI को स्थान नियुक्त करने की शक्ति तो है, पर यह शक्ति अकेली नहीं है, निरंकुश नहीं है। अच्छा। अनुच्छेद की पूरी पंक्ति देखनी होगी। हाँ, पूरी पंक्ति है, जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियुक्त करें। तो एक और किरदार है राष्ट्रपति। बिल्कुल, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जो वाक्यांश है यही पूरी व्यवस्था की कुंजी है एक तरह से। इसका मतलब यह है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश वैकल्पिक स्थान चुन तो सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन वो फैसला तब तक लागू नहीं होगा जब तक भारत के राष्ट्रपति अपनी मंजूरी न दे दें। ये तो शक्ति संतुलन का एक क्लासिक उदाहरण लग रहा है। एक तरफ न्यायपालिका के प्रमुख हैं CJI और दूसरी तरफ कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति, जो कि सरकार की सलाह पर काम करते हैं। हाँ, दोनों की सहमति जरूरी है। इसके पीछे क्या सोच रही होगी? देखिए, इसके कई गहरे मतलब हैं। पहला तो ये कि इतने बड़े संस्थान के स्थान जैसा बुनियादी फैसला सिर्फ न्यायपालिका के अंदर ही न रह जाए। हाँ, क्योंकि कोर्ट का स्थान बदलना सिर्फ एक जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं है, इसके बड़े प्रशासनिक, वित्तीय और यहां तक कि राजनीतिक असर भी हो सकते हैं। सही। तो कार्यपालिका की सहमति को जरूरी बनाकर इसे एक साझा फैसला बनाया गया है, जिसमें ज्यादा विचार विमर्श हो। यानी ये सिर्फ CJI की मर्जी पर नहीं है, इसमें राष्ट्र के प्रमुख की सहमति शामिल है, जो इसे ज्यादा वजनदार और व्यापक सहमति वाला निर्णय बनाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले संस्थानों के बीच आपसी जांच और संतुलन, मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस, को कितना महत्व देते थे। यहाँ न्यायिक स्वतंत्रता को कार्यपालिका के साथ संतुलित किया गया है। CJI पहल कर सकते हैं जो न्यायिक प्रशासन के लिए जरूरी है, लेकिन राष्ट्रपति का अनुमोदन ये पक्का करता है कि इस कदम के जो व्यापक राष्ट्रीय प्रभाव होंगे उन पर भी विचार हो। और ये प्रक्रिया को थोड़ा धीमा और विचारशील भी बनाता होगा। हाँ, बिल्कुल। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये प्रावधान एक तरह की सुरक्षा गारंटी भी है, ताकि इतने बड़े बदलाव को हल्के में ना लिया जाए? हाँ, निश्चित रूप से। सुप्रीम कोर्ट का स्थान बदलना कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, बहुत बड़ा कदम होगा। इसके लिए सिर्फ न्यायिक ही नहीं, बल्कि भारी लॉजिस्टिकल और ढांचागत तैयारी चाहिए होगी। बिल्कुल। राष्ट्रपति की भूमिका ये सुनिश्चित करती है कि सरकार के स्तर पर इन सभी पहलुओं का मूल्यांकन हो और जरूरी समर्थन मिले। ये सिर्फ एक रबर स्टैम्प वाली स्वीकृति नहीं है, ये एक वास्तविक जांच बिंदु है। चलिए अब थोड़ा उस लचीलेपन वाले पहलू पर वापस आते हैं। संविधान ने ये विकल्प खुला क्यों रखा? स्रोत हमें इसका कारण तो नहीं बताता, पर ये अनुच्छेद है तो सवाल तो उठते हैं। हाँ, स्रोत हमें सिर्फ क्या और कैसे बताता है, क्यों नहीं, लेकिन हम इसके होने से कुछ अंदाजे लगा सकते हैं। पहली संभावना तो आपातकालीन स्थितियों की हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई राष्ट्रीय सुरक्षा संकट हो, जिसके कारण दिल्ली में कोर्ट का काम करना मुमकिन ना हो, तो ये अनुच्छेद एक वैकल्पिक व्यवस्था का रास्ता खोलता है। ये तो समझ आता है, एक तरह का कंटिंजेंसी प्लान। लेकिन क्या कोई और वजह भी हो सकती है, जैसे न्याय को देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का विचार, एक्सेस टू जस्टिस? ये भी एक संभावित व्याख्या है जिस पर अक्सर चर्चा होती भी है। भारत बहुत बड़ा देश है। हाँ। दिल्ली में होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना, खासकर दक्षिण या पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के लिए भौगोलिक और आर्थिक रूप से मुश्किल हो सकता है। सही बात है। तो सिद्धांत रूप में अनुच्छेद 130 का इस्तेमाल करके CJI और राष्ट्रपति मिलकर देश के दूसरे हिस्सों में अस्थायी या स्थायी बेंच बनाने का फैसला ले सकते हैं, जिससे न्याय तक पहुंच आसान हो सके। हालांकि स्रोत ये नहीं बताता कि क्या कभी ऐसा किया गया है या ऐसा करने का इरादा था। और वो स्थान या स्थानों वाली बात यहाँ फिर से महत्वपूर्ण हो जाती है। शायद इसका मतलब यही था कि दिल्ली मुख्य पीठ रहे और जरूरत पड़ने पर दूसरे सर्किट बेंचेस बन सकें। ये व्याख्या भी अनुच्छेद के शब्दों से बिल्कुल मेल खाती है। ये एक संभावना है कि संविधान बनाने वाले भविष्य में
ऐसी जरूरत महसूस कर रहे थे जहां न्याय प्रणाली को विकेंद्रीकृत करने की जरूरत पड़े। लेकिन फिर वही बात, ये अनुच्छेद सिर्फ एक एनेबलिंग प्रोविजन है। ये खुद कोई निर्देश नहीं देता कि ऐसा करना ही चाहिए। ये केवल एक दरवाजा खोलता है जिसे सीजेआई और राष्ट्रपति मिलकर ही खोल सकते हैं। समय समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ अस्थायी व्यवस्था के लिए है या स्थायी बदलाव भी हो सकता है? समय समय पर शब्द ये बताता है कि ये फैसला स्थायी होना जरूरी नहीं है। अच्छा। सीजेआई राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी खास अवधि के लिए या किसी खास तरह के मामलों के लिए भी दिल्ली के बाहर बैठकें आयोजित करने का निर्णय ले सकते हैं। ये इसे और भी लचीला बनाता है। यानी जैसे मान लीजिए किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अस्थायी तौर पर वहां बेंच बना दी जाए, लेकिन साथ ही ये स्थायी स्थानांतरण की संभावना को भी खारिज नहीं करता अगर सीजेआई और राष्ट्रपति ऐसा चाहें तो। शब्द काफी व्यापक रखे गए हैं। तो हमने जो समझा वो ये है कि दिल्ली डिफॉल्ट स्थान है, सीजेआई स्थान बदलने या और स्थान जोड़ने का प्रस्ताव कर सकते हैं, राष्ट्रपति को इसे मंजूरी देनी होगी, ये प्रक्रिया एक से ज्यादा स्थानों के लिए भी हो सकती है और अस्थायी या स्थायी भी हो सकती है। ये सब कुछ अनुच्छेद 130 से निकल कर आता है। बिल्कुल। और ये पूरी व्यवस्था दिखाती है कि संविधान कैसे बुनियादी प्रशासनिक मामलों में भी गहरे संवैधानिक सिद्धांतों को पिरोता है, जैसे शक्तियों का पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन, और भविष्य की जरूरतों के लिए लचीलापन। ये सिर्फ पता बदलने का नियम नहीं है, ये शासन के दर्शन का एक छोटा सा प्रतिबिंब है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत में, जो शायद सिर्फ अनुच्छेद का टेक्स्ट है, उसमें ये नहीं बताया गया कि क्या इस प्रावधान का कभी इस्तेमाल हुआ है। क्या कभी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के बाहर बैठा है? स्रोत इस पर कुछ नहीं कहता। जहां तक सार्वजनिक जानकारी है, संविधान लागू होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट की मुख्य पीठ स्थायी रूप से दिल्ली में ही रही है। अच्छा। हाँ, हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में बेंच स्थापित करने की मांगें समय समय पर उठती रही हैं, पर अनुच्छेद 130 के तहत औपचारिक रूप से कोई स्थायी या अस्थायी बेंच दिल्ली के बाहर बनी हो, ऐसा ज्ञात नहीं है। तो ये प्रावधान अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा ही लगता है। ये अप्रयुक्त ही रहा है। इसका इस्तेमाल न होना भी अपने आप में एक कहानी कहता है। शायद इसका मतलब है कि या तो कभी ऐसी गंभीर जरूरत महसूस नहीं हुई, या फिर ये प्रक्रिया सीजेआई प्लस राष्ट्रपति की मंजूरी, इसे अमल में लाना व्यवहारिक रूप से मुश्किल है। दोनों बातें हो सकती हैं। मुमकिन है कि अब तक दिल्ली में काम करने में कोई ऐसी बड़ी बाधा नहीं आई जिसके लिए अनुच्छेद 130 की जरूरत पड़े। या ये भी हो सकता है कि इतने बड़े कदम के लिए जो राजनीतिक और न्यायिक सहमति चाहिए वो बनाना हमेशा मुश्किल रहा हो। कारण जो भी हो, ये प्रावधान संविधान की किताब में मौजूद है, एक संभावित उपकरण के रूप में। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें तो मुख्य बातें क्या होंगी? पहली, सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक रूप से तय मुख्य स्थान दिल्ली है। ठीक है। दूसरी, इस स्थान को बदलने या इसमें और स्थान जोड़ने की शक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है, लेकिन सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से। तीसरी, ये प्रक्रिया स्थान या स्थानों के लिए हो सकती है और समय समय पर लागू की जा सकती है, जो इसे काफी लचीला बनाता है। और चौथी, ये पूरी व्यवस्था नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें न्यायिक और कार्यकारी दोनों की भूमिका है। बिल्कुल। और ये सब सिर्फ एक छोटे से अनुच्छेद 130 से ये दिखाता है कि संविधान का हर शब्द कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। निश्चित रूप से ये अनुच्छेद हमें ये भी याद दिलाता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जिसमें भविष्य की अनिश्चितताओं और बदलती परिस्थितियों के लिए प्रावधान किए गए हैं, भले ही उनका इस्तेमाल ना हुआ हो। तो आज हमने अनुच्छेद 130 के जरिए सुप्रीम कोर्ट के स्थान निर्धारण की संवैधानिक व्यवस्था को गहराई से समझा। हमने देखा कि डिफॉल्ट स्थान दिल्ली है, पर सीजेआई और राष्ट्रपति मिलकर इसे बदल सकते हैं या अन्य स्थानों पर भी पीठ स्थापित कर सकते हैं। कम से कम सिद्धांत रूप में तो यही है। और ये चर्चा हमें एक विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ जाती है, जो हमारे स्रोत से परे है, लेकिन सीधे इसी अनुच्छेद से निकलता है। क्या? कि ये प्रावधान संविधान में रखा ही क्यों गया था और क्या ये आज भी प्रासंगिक है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या आज के भारत में, जहाँ तकनीक ने दूरियां कम कर दी हैं, लेकिन न्याय तक पहुंच आज भी एक बड़ा मुद्दा है, क्या सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली से बाहर शायद क्षेत्रीय बेंचों के रूप में ले जाने के विचार पर गंभीरता से सोचने का समय आ गया है? बिल्कुल। और अगर ऐसा होता है तो इसके परिणाम क्या होंगे? क्या इससे वाकई न्याय सुलभ होगा
या ये न्यायिक प्रक्रिया को और जटिल बना देगा? दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के आंशिक या पूर्ण रूप से हटने के प्रतीकात्मक अर्थ क्या होंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर यह अनुच्छेद हमें सोचने के लिए उकसाता है, भले ही ये खुद जवाब ना दे। हाँ। ये दिखाता है कि संविधान के प्रावधान सिर्फ कानूनी नियम नहीं होते, वे राष्ट्रीय संवाद के मुद्दे भी उठाते हैं। इस बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। एक पहलू की ये गहरी पड़ताल उपयोगी लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। आपने वीडियो पूरा सुना, साथियों धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।